फ्रेंड्स, क्लास 10th आईसीएसई से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। आज टर्न है एक्सरसाइज 1.3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हम आपको आज नंबर लाइन पे कैसे रूट वाले टर्म्स को प्लॉट करना होता है वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रूट टू ऑन अ नंबर लाइन करना सिखाऊंगा। सबसे आसान यही होता है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं उसके लिए पहले आपको कुछ चीज देखना पड़ेगा। वो क्या, देखो एक छोटा सा बात सिखा रहा हूं। ये एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे हमेशा, और मैंने जैसे नाम दिया इसका ए बी और सी। हमेशा ध्यान रखना ये जो रूट टू होता है वो हमेशा ए सी का वैल्यू होता है, ठीक है। अब इस AC की वैल्यू को अगर मुझे पता है रूट टू रखना है तो फिर AB और BC को मैं क्या रखूं जिससे मेरा आंसर AC रूट टू आ जाए। तो देखो कैसे देख सकते हैं, इसको 1 रखा और इसको 1 रखा, और क्या लगा इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं करके दिखाता हूं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो आपको पता होगा। अब ये मान लो कि AC रूट टू तो मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी तरफ से BC को 1 और AB को 1 लिया हुआ है। तो देखो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर इज 1 और AC आ गया, ये हो गया 2 और AC से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो क्या आ गया रूट टू। तो आगे AC की वैल्यू रूट टू। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको BC बेस और AB परपेंडिकुलर के बारे में जानना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा भी होगा कि BC और AB का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा तो कोई आपको जुगाड़ करना पड़ेगा इस AC की वैल्यू को निकालने के लिए। वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। अगर मुझे रूट टू ऑन अ नंबर लाइन प्लॉट करना है तो ये कंफर्म हो गया कि मुझे BC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू को 1 ही रखना पड़ेगा, वरना ये रूट टू प्लॉट नहीं हो सकता। अब एक छोटी सी बात, ये 1 का मतलब है 1 सेंटीमीटर, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर। अगर मैं स्केल पर देखूं तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी दूरी है जिसको नापना बहुत मुश्किल हो जाएगा इवन कंपास से। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक नया स्केल ले लूंगा। वो क्या कि आप 1 सेंटीमीटर को क्या मान रहे हो, 1 इंच मान रहे हो। मैं कैसे मान रहा हूं कि मैं 1 सेंटीमीटर को 1 इंच लेकर चलूंगा, ठीक है। तो जहां मुझे 1 सेंटीमीटर डालना होगा वहां मैं 1 इंच डालूंगा। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि डिस्टेंस को मेजर करने में मुझे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले बेस में 1 सेंटीमीटर की लाइन डालें, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्या है 1 इंच, तो मैं 1 इंच की लाइन डालूंगा। तो सबसे पहले 1 इंच डालते हैं, ये 1 इंच ही मेरा 1 सेंटीमीटर है। ये ले लीजिए, जिसको मैं क्या नाम दूंगा, CB। C और B लिखूंगा मैं यहां 1 सेंटीमीटर ही, क्योंकि वो तो मेरा स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। B पर मैं क्या करूंगा, मुझे एक चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक राइट एंगल चाहिए मुझे इस B पॉइंट पर। तो देखो आपने जैसे भी B पॉइंट पर राइट एंगल डालना सीखा हो आप वैसे डाल सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये समझिए जैसे राइट एंगल बना रहे हैं B पॉइंट पर हम। तो देखिए मेरा बनाने का तरीका तो ये होता है, मैं इस तरह से राइट एंगल बनाता हूं, ठीक है। अब जोड़ते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है। अब मुझे कैसी चाहिए AB लाइन, मुझे AB लाइन चाहिए 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच। तो क्या कीजिए, अपने कंपास में 1 इंच लीजिए। अब BC दूरी 1 इंच की ही थी, मैंने यहां कंपास में 1 इंच लिया और देखो इसको कैंसिल कर दिया। यहां जहां पर इस पॉइंट ने इसको टच किया उसे मैं क्या मान लूंगा, उसे मान लूंगा मैं A, और इस A पॉइंट को C से जोड़ दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब मुझे पता चल गया BC 1 है, AB भी 1 है। तो पाइथागोरस से पहले आपको बता चुका हूं कि ये AC रूट टू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि रूट टू ना नंबर लाइन प्लॉट करना है। तो देखो ये जो मैंने अभी प्लॉट किया ये नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन तो ये होती है। तो अब देखो क्या करें, C पर अपना कंपास रखें, A तक की दूरी लें इस तरह से, ठीक है। C पर अपना कंपास रखें, A तक की दूरी लें और नीचे जोड़ दें ये इस लाइन को जहां टच किया इसने, मतलब ये जो A पॉइंट है अब वो आ गया आपका इधर। तो ये जो AC दूरी है ये तो है आपके सिंपल ट्रायंगल पर, और ये AC दूरी है आपकी नंबर लाइन पर। यही A पॉइंट यहां आ गया है, तो दिस AC इज इक्वल टू नाउ रूट टू। बस यही आपका फाइनल आंसर है। ध्यान रखना है जो भी नंबर आप प्लॉट करोगे उससे पहले राइट ट्रायंगल बना के AC की वैल्यू में एडजस्ट करना है। ऐसी BC और AC की वैल्यू रखें कि आंसर में पाइथागोरस लगाकर AC की वैल्यू रूट टू आ जाए। चलिए मैं एक और करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए
√5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब बात वही √5 और नंबर लाइन के लिए ऐसा मैं क्या पुट करूं, पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं BC और AB की वैल्यू को कि AC में √5 आ जाए। तो देखो मैं BC को लूंगा 2 और AB को लूंगा 1। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो चलिए नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय AB इज 1 का स्क्वायर, BC 2 का स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। तो व्हाट इज AC स्क्वायर इज 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC दैट इज इक्वल टू √5। तो हाँ बिल्कुल, अगर मुझे √5 प्लॉट करना है BC की वैल्यू को 2 और AB की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। देखो स्केल मैंने पहले ही माना हुआ है, वही स्केल यहां पर भी ले लेंगे। कैसे कि मैं 1 सेंटीमीटर को क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं 1 इंच। तो चलिए बनाते हैं वापस अपना। तो चलिए सबसे पहले 2 सेंटीमीटर डालते हैं। ये लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर डाला, जो कि मेरे लिए इस समय क्या है, 2 इंच है। ठीक है, नाम क्या रख दिया मैंने उसको, C और B। लिखूंगा यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसके बात का ध्यान रखना। अब इस B पॉइंट पर क्या चाहिए, देखो एक परपेंडिकुलर चाहिए, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो परपेंडिकुलर डालने का जैसे आपको आता है वैसे बना ले तरीका। ठीक है, मेरा तरीका तो ये है, मुझे तो ऐसे ही बनाना पसंद है। आपको राइट एंगल जैसे पसंद हो बनाना वैसे बना ले। ये लीजिए मेरा यहाँ से ये कट लग गया और मेरा राइट एंगल तैयार है। ये देखिए, ठीक है। अब मुझे ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच। तो चलिए पहले 1 इंच की दूरी नाप लेते हैं। ये BC मैंने पहले नापी हुई थी, BC 1 इंच। ये मैंने अपने कंपास पे लिया और देखो यहां से मैंने आर्क लगा दिया। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है A। और इस A पॉइंट को फिर मैंने किससे जोड़ा, C से, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अब मुझे पता है कि ये जो AC वैल्यू है ये √5 है, लेकिन एक दिक्कत है कि मैं जो AC की वैल्यू दिखा रहा हूं वो नंबर लाइन पे तो है नहीं, वो तो ट्रायंगल की वैल्यू है। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, C पर रखिए अपना A तक का कंपास में रखिए रेडियस और नीचे जोड़िए इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट नीचे आया आपके पास, यही है आपका, ये A पॉइंट जो यहां आ गया है, ये AC है आपके ट्रायंगल पर, जबकि ये वाला AC है आपका नंबर लाइन पर, जिसकी वैल्यू अभी आपने कितनी बताई, √5। तो ये तरीका है जिसमें ट्रायंगल को फॉर्म करते हुए आपको पहले पता चल जाएगा कि आपको बेस में कितनी दूरी लेनी है और आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है। ठीक है, लेकिन मालूम है दिक्कत कब आएगी, जब आपको √3 ऑन नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है, √3 ऑन नंबर लाइन के लिए अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो इस ABC ट्रायंगल में AC की वैल्यू √3 कभी भी नहीं हो सकती। मतलब मैं पाइथागोरस लगा के BC और AB की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रख सकता जिससे AC √3 आ जाए। तो और भी ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे √5 के बाद आता है, √5 तो मैंने प्लॉट करके दिखाया था, लेकिन जैसे √6 हो गया, √7 हो गया, सॉरी ये आप नंबर लाइन पर ट्रायंगल बना के तो फॉर्म नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे ड्रॉ करें, तो ध्यान रखना है कि √3 बनाने के लिए पहले आपको इसका नियरेस्ट ऐसा रूट ढूंढना पड़ेगा जिसका डायरेक्ट रूट बन सकता है। तो देखो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें पता है कि √3 तो नहीं बन सकता, लेकिन √2 मैंने आपको बना के दिखाया था और √3 से नियरेस्ट √2 ही है जो मैंने बनाया था। तो कैसे बनाते हैं वो बनाता हूं कि √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल √2 आप वैसे बनाइए जैसे आपने √2 बनाना सीखा है। अब क्या कीजिए, ये जो A पॉइंट आया था, मैं आपको √3 बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको A पॉइंट आया था, इस पर एक परपेंडिकुलर डालिए जैसे आपने B से डाला था। बिल्कुल ये मैं आपको तब बता रहा हूं कि जब √3 आपको बनाना है जो डायरेक्टली ट्रायंगल बना के नहीं बनेगा, तो उसका नियरेस्ट रूट जिसका ट्रायंगल बना के इजीली बन सकता है वो है √2। वो मैंने बना लिया। अब √3 कैसे बनाऊंगा कि इस A पॉइंट से एक राइट एंगल डालिए जैसे आपने पीछे डाला था। चलिए राइट एंगल बनाते हैं। ये लीजिए मेरा राइट एंगल बनाने का तरीका यही है। ये लीजिए, अब जोड़िए इस पॉइंट को A से, जुड़ गया। अब फिर से वही, ये जो हाइट है ये 1 इंच लेनी पड़ेगी, मतलब 1 सेंटीमीटर। चलिए नापिए इसको 1 सेंटीमीटर अपने कंपास में। ये लीजिए और इसको यहां से आर्क लगा दीजिए। अब इस पॉइंट को मान लीजिए अपनी तरफ से कुछ D और इस D को जोड़ दीजिए C से।
ये लीजिए मैंने डी को जोड़ा इधर सी से। अब ध्यान रखिएगा ये जो सी डी है ये अपने आप ही क्या बन गया, √3। लेकिन दिक्कत ये √3 तो नंबर लाइन पे है ही नहीं, ये तो ट्रायंगल पर है। तो ठीक है, पहले सी डी लीजिए अपने कंपास में और देखिए ये डी पॉइंट अब जुड़ जाएगा, ये नीचे आ गया। और अब ये जो पॉइंट डी है ये एक्चुअल में आपका सी डी और जिसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, √3। ये हमने तरीका आपको उसके लिए बताया जिसमें आपके पास डायरेक्टली ट्रायंगल बना के रूट फॉर्म नहीं हो सकता नंबर लाइन पर। अब चलिए जैसे मान लीजिए √6 बनाना है तो √6 के संग भी वही दिक्कत है कि वो डायरेक्टली ट्रायंगल बना के नहीं बन सकता। तो देखो √6 के नियरेस्ट कौन सा रूट है, ऑब्वियस सी बात है √5 है, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। तो √5 तो मेरा बना हुआ है, पहले आपको √6 बनाने के लिए √5 बनाना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं क्या करूं, इसी वाले ए पॉइंट से फिर एक परपेंडिकुलर डालिए जिसको आप राइट एंगल बोलते हैं, और जो आप अपने तरीके से डाल सकते हैं जैसे आपको बनाना आता है। ठीक है, मैं तो अपने तरीके से बना रहा हूं, ये लीजिए जैसा भी चाहे आप बना सकते हैं, बस राइट एंगल ड्रॉ करना है आपको पॉइंट ए से। तो देखिए जरा, तो ये मैंने अपना राइट एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब फिर से वही, मुझे परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 इंच। तो चलिए 1 इंच नाप लेते हैं पहले। ये लीजिए मेरे कंपास में 1 इंच आ गया। अब इस ए पॉइंट पर रख के 1 इंच को कट किया, उसको नाम दिया मैंने कुछ, जैसे मान लीजिए डी। अब सी से डी जोड़ दिया, सी से डी जोड़ दिया। अब बात है ये सी डी हो गया मेरा √6, लेकिन √6 तो नंबर लाइन पे भी आया नहीं है, ये तो आपके ट्रायंगल पर है। तो फिर वही सी पर रख के अपना कंपास, डी तक के लिए मैंने रेडियस और नीचे नंबर लाइन पे जोड़ा इसे। अब ये जो नीचे डी पॉइंट आया एक्चुअल में ये सी डी हो गया आपके लिए √6 और नंबर लाइन, और ये वाला सी डी हो गया आपका ट्रायंगल पर। ये सी डी और ये सी डी बिल्कुल सेम दूरी है लेकिन नंबर लाइन पर है नीचे, तो ये √6 हो गया। तो ये है तरीका बनाने का। अब मैं आपको अगला एक बना के दिखाता हूँ, √8 और नंबर लाइन। देखते हैं ट्रायंगल पर ये डायरेक्टली फॉर्म हो सकता है कि नहीं। वैसे बिल्कुल हो सकता है। ए बी सी ट्रायंगल डाला, देखो यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो फटाफट से वैल्यू रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 4। तो देखिए अगले स्टेप पे, तो ए सी इज इक्वल टू √8। तो हाँ √8 डायरेक्टली बन सकता है। तो वही बेस में 2 इंचेस, फिर परपेंडिकुलर भी 2 इंच का सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 इंच लेते हैं। मैं अपना जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच ही मान के चल रहा हूँ अभी। तो चलिए मैंने अपना बेस लिया 2 इंचेस का। ठीक है, और नाम वही दिया मैंने इसको BC, जैसे यहाँ दे रखा है, नीचे लिखा 2 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। फिर B पॉइंट से मैंने डाला एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, सेम। अब B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर चाहिए राइट एंगल। ये मैंने आपसे कहा जैसे आप बनाना जानते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं इसको। तो चलिए ये इस तरह से आया, तो मेरा B पॉइंट पर अब एक परपेंडिकुलर तैयार है, ये लीजिए। तो ये आ गया मेरा B पॉइंट पे परपेंडिकुलर। अब मुझे AB की दूरी कितनी चाहिए, 2 इंच की, 2 सेंटीमीटर, लेकिन जिसको मैंने 2 इंच माना हुआ है। तो ये BC की वैल्यू 2 इंच तो पहले ही नपी हुई है मेरी, यहाँ कंपास में लिया और ये मैंने कट कर दिया। इस पॉइंट का नाम A। अब इस A पॉइंट को C से जोड़िए। तो ये तो मुझे कंफर्म है पहले ही कि जो AC है वो √8 तो आएगा ही आएगा, लेकिन दिक्कत है ये नंबर लाइन पर नहीं है। फिर नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, C पर रखिए कंपास, A तक का रेडियस और नीचे जोड़ दीजिए लाइन पर, और ये जो लाइन को जहां टच करेगा यही आपका नंबर लाइन वाला पॉइंट होगा A, और डिस्टेंस AC जो है आपका दैट इज इक्वल टू √8 ऑन नंबर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं। आप भी क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक से, मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिखा है कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। ठीक है, पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा और फिर ये बताना है उसके अंदर आपको कि ये किस तरह का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ध्यान रखना, जो नंबर एग्जैक्ट कट जाएगा वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो नंबर नहीं कटेगा डेसिमल के बाद चलता रहेगा वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, देखो 36/100। तो क्या करूं, तो दोनों जीरो हट सकते हैं और पॉइंट क्या लगेगा, देखो 1 2, तो बहुत छोटी क्लास में भी सीख लिया होगा आपने। तो 0.36 इसका आंसर है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन पूरा एग्जैक्टली कट गया।
अगर आप 36/100 को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर में 0.36 आ रहा है सिर्फ, आगे वो कंटिन्यूअस तो है नहीं, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी आ गया और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। कितना आएगा 8 4 तो 32 प्लस 1 33 और अपॉन 8। अब ये ओवरली तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसे करके देखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो 8 4 जा 32, 1 आ गया बैलेंस में, डॉट लग के 0 लग गया, फिर 8 1 जा 8, फिर 2 आ गया, डॉट तो लगा हुआ 0 लग गया, 8 2 जा 16, फिर देखिए नीचे 4 आ गया, फिर 0 लग गया, तो 8 5 जा 40, पूरा टर्मिनेट हो गया। अब एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है 4.125, मतलब आगे डेसिमल कंटिन्यूअस तो है नहीं, कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, भाई नीचे 0 आ गया ना, तो दिस शोज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 4.125 और किस तरह का एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए। देखिए ये बड़ा आसान है, अब आप ओरली तो नहीं बता पाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपके पास पॉइंट लगा के 0, 9 2 जा 18, फिर आपके पास 2 आ गया, डॉट लगा हुआ है 0 लगा लो, 9 2 जा 18, अभी फिर आपके पास 9 2 जा 18, मतलब बार बार क्या आएगा 0.2222। तो देखो अगर ये कंटिन्यूअस ही आ रहा है लेकिन इस बार कैसा है रिपीट कर रहा है, मतलब 2222 आ रहा है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, इसका लिखते हैं 0.2 का बार। और है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि कट नहीं रहा, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कैसा नॉन टर्मिनेटिंग, ये है रिपीटिंग डेसिमल। तो जवाब होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और डेसिमल एक्सपेंशन कितना हुआ 0.222 या फिर क्या लिख दो 0.2 का बार। नेक्स्ट लिखा है 2/11, ओरली तो इसको भी नहीं कर पाएंगे, डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 11 1 से 11, कितना बच गया हमारे पास 9, पॉइंट तो लगा हुआ है 0 लगा लीजिए, 11 8 से 88, सिंपल डिवीजन करना है। फिर आ गया आपके पास 2, 0 लगा लीजिए, फिर आ गया 11 1 से 11, फिर आ गया आपके पास 9, फिर 0 लगा लीजिए, 11 8 से 88, फिर 2। अब देखो कंटिन्यूअस कैसा आ रहा है, तो ये 0.181818 आ रहा है ना, तो ये कैसा है भाई, कट तो रहा नहीं, कंटिन्यूअस है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये 181818 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, मैं भी पढ़ता हूँ बुक से। कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्चुअली में डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, पहले बता देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, अभी दोनों के एग्जांपल देके बताऊंगा। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक पूरा कट जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, एक पूरा नहीं कटेगा। अब वो किस तरह से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन लिया 7/2 और मैंने कहा भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, तो चेक करके बताओ ये 7/2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो जरा चेक कर लेते हैं, ये हो गया 2 3 जा 6, 1 आ गया बैलेंस में और डॉट लगा के 0, 2 5 जा 10, क्या नीचे पूरा कट गया, 0 आ गया ना नीचे, हाँ बिल्कुल आ गया, तो कट गया ना पूरा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन मान लो एक बहुत बड़ा नंबर हो, तो आप क्या हर नंबर को डिवाइड कर करके देखते रहोगे टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए फिर एक रूल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं ऐसे ही पहले, ये 7/3 डिवाइड कर लो, ये कटेगा ही नहीं, आंसर कितना आएगा भाई 2 पॉइंट समथिंग 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 आता चला जाएगा, तो ये नहीं कट रहा ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन हमें कोई भी डिवीजन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड करके नहीं बताना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि जिस नंबर को आपको ये बताना हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका डिनोमिनेटर चेक करो। क्या देखो, मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, तो नियम ये कहता है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 की कुछ पावर होगी और 5 की कुछ पावर होगी। न्यूमरेटर में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। एनी ऑफ द फ्रैक्शन हैविंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power m are always terminating decimal। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा, अदरवाइज उसके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वन बाय वन सारे क्वेश्चन करते हैं और ये वाला लॉजिक देखते हैं कि जिन जिन के डिनोमिनेटर में 2 हो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, 5 हो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 5 दोनों हो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन उसके अलावा और कोई फैक्टर आ जाए, जैसे 2 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 7 आ जाए, सॉरी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, एक नंबर मैंने लिखा है, तो कह रहा बिना डिवीजन किए आप ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चेक कर लेते हैं,
और ये भी ध्यान रखना कि अगर फ्रैक्शन आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे पहले कैंसिल करना, बाद में डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालना। ठीक है, तो चलिए फैक्टर तो ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं 3125 के फैक्टर निकालते हैं और चेक करते हैं 3125 के फैक्टर में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं। तो 3125 चलिए करते हैं, 5 से करते हैं, 5 6 30, 1 बच गया, 5 2 10, 5 5 25, यहाँ देखिए 5 इन द 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25 और 5 5 25, तो देखना कितना आ गया 13 अपॉन 5 की पावर 1 2 3 4 5 5। और मैंने क्या कहा डिनोमिनेटर में 2 हो तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, 5 हो तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 और 5 दोनों हो तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डिनोमिनेटर 5 है ना, तो ये आपका फ्रैक्शन क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अपॉन 8, तो चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो क्या करें डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल लो। अब 8 का फैक्टर क्या होगा देखो फटाफट से, यहाँ 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 3, तो डिनोमिनेटर में 2 भी हो सकता है 5 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, मतलब 2 तो मौजूद है ना, उतना ही हमें चाहिए था, तो आप क्या लिखोगे इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 23 अपॉन 75, तो हमें 23 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो 75 चेक करना है। तो चलो पहले चेक कर लो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है तो वो तो कटेगा ही नहीं। तो 75 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कौन कौन आता है उसके फैक्टर में। तो 5 से करते हैं, 5 इन द 5 और 5 5 25 और 5 3 15, तो देखना कितना आ गया, ये आ गया 23 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो हमने आपसे क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में 2 हो सकता है 5 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ये 3 यहाँ पर आ गया जो इसको क्या बना देगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फिर 23/75 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया 6 अपॉन 15 है। अब देखो सबसे पहले ये खुद ही कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब अगर रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस करना जरूरी है। तो 3 2 6 और 3 5 15, तो देखना कितना आ गया 2/5, डिनोमिनेटर में क्या आया 5 आया ना, तो यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका फिफ्थ पार्ट भी लिख दिया। अब ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो हमें न्यूमरेटर से तो कुछ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर से तो कुछ करना है। तो 625 क्या होता है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो उसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 4। बेस में क्या होना चाहिए 2 5 या दोनों, 5 मौजूद है, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ, नंबर में लिख दिया है 987 अपॉन 10500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion, give reason for your answer। क्वेश्चन तो जस्ट पीछे वाला ही है। सबसे पहले क्या करते हैं चेक करते हैं कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो कैसे 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27, ये देखिए 3 3 9, 3 5 15 और 2 0, ये अगर 329 अपॉन 3500, ये भी कट रहा है, देखिए 7 से, 7 4 28 और ये बचा 4, 7 7 49, 7 5 35 और 2 0। अब मेरे ख्याल से ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब कितना आएगा देखो, नीचे पहले फैक्टर बनाते हैं चेक करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कितना आएगा देखो 500 के फैक्टर्स, तो मैं लिखता हूँ 5 इंटू 100, और 5 तो सिंगल नंबर है, 100 के निकाल लेते हैं, कितना आ गया देखो, ये आ गया 50 और ये आ गया 25 और ये 5 इंटू 5, ये कितना आ गया देखो 49 अपॉन 5 की पावर 3, 1 2 3, 3 तो 5 है और 2 की पावर 2 है, तो बस बन गई बात। डिनोमिनेटर में फैक्टर कौन कौन है 2 और 5 ही तो है, और क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। तो आंसर इज, ये जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ था ये है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बुक से। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो नंबर आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो 17/8 सबसे पहला नंबर है 17/8। अब चेक करने का तरीका तो हमने देख ही लिया था कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 हो तो फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और वो एक्सपेंशन भी लिखना है। तो देखो जरा कितना होगा, ये 8 हो गया आपका 2 की पावर 3, तो यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो एक्सपेंशन भी लिख के दिखाना है। एक तो तरीका है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करो, अब एक तरीका तो ये कि 17 को 8 से डिवाइड करो। और देखो एक छोटी सी ट्रिक भी है, क्या 2 की पावर 3 तो नीचे है ना, और हमें ये बात पता है कि टर्मिनेटिंग तो ये है, तो यहाँ पर 5 भी मौजूद हो सकता है। तो आप क्या करो, जितनी पावर 2 की है उतनी ही 5 की पावर लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बेस्ट तरीका है, कितना ही बड़ा नंबर हो, नीचे 2 मौजूद है, 3 पावर के साथ 5 मौजूद नहीं है, तो 5 को वही पावर दे दो जो 2 के पास है और ऊपर भी वही पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी कितना आ गया 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25, 25 5 से 125। नीचे देखना बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या होता है बेस मल्टीप्लाई होते हैं, पावर एक बार दी जाती है।
अब मैं क्या करूँ, 17 को पहले 125 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो कितना आंसर आएगा 2125। तो देखो यार 2125 अपॉन नीचे कितना आ गया 10 की पावर 3, 1000 ही तो होता है। अब मेरे ख्याल से आपको डेसिमल में चेंज करना तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, आपका नीचे का 1000 दिया। व्हाट इज द फाइनल आंसर 2.125। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। पहले चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग है भी कि नहीं। तो चलो बेस पहले सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। तो कितना फैक्टर आएगा देखो, 5 6 30, 5 to 10, 5 to 25 करो तो ये हो गया 5 1 5, 5 to 10, 5 to 25, ये हो गया 5 to 10 और 5 to 25, फिर 5 to 25, तो 1 2 3 4 5, कितना आ गया 13 अपॉन 5 की पावर 5। अब डिनोमिनेटर में 5 होना तो ये शो करता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब वो कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन में निकालो, लेकिन डायरेक्टली डिवाइड मत करना, ठीक है। तो क्या करें, 5 की पावर 5 है ना, तो नीचे क्या करूं, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो नीचे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, ऊपर इंटू करना पड़ेगा। कैसे, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, और नीचे कितना हो गया 10 की पावर 5। अब 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 416, तो 416 अपॉन नीचे 5 जीरो आ गए। अब डेसिमल कैसे करूंगे, तो 5 जीरो हटाने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लगता है, 1 2 3 4 और 5, फाइनल आंसर क्या है 0.00416। ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आप बेस में 10 की पावर बनाकर डायरेक्टली डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 7/80। तो पहले तो ये चेक कर लें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है भी कि नहीं। तो चलो 80 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं, उसी के बाद पता चलेगा। ये हो गया 40, फिर हो गया 20, हो गया 10 और 2 और 5। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, सिर्फ 2 और 5 की पावर ही बन रही है। तो 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। तो हमने क्या बताया था, 2 और 5 दोनों की सेम पावर होनी चाहिए। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5 की पावर 4 ही बन जाए, भाई ऑब्वियस बात है 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो नियम ये है कि ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 7 इंटू 5 5 25, और ये हो गया 125 अपॉन 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ये कितना आ गया देखो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 35, 3 आ गया कैरी में, 7 to the 14 और 3 17 1, और ये 8 अपॉन 10 की पावर 4। ये हो गया 875 अपॉन 1 के साथ 4 जीरो। अब डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व करना आसान है, 1 2 3 4, तो आंसर है 0.0875। ये लीजिए आ गया डेसिमल एक्सपेंशन में। इसी तरह के बचे हुए सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बुक से। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, पहले इसके डिनोमिनेटर लिखते हैं। चलो तो 5000 के फैक्टर बनाते हैं। कितना आएगा देखो, पहले 5 से कर लेते हैं, जितनी बार जाएगा चला जाएगा। 5 to the 10 0 0, 5 4 the 20 0, 5 8 the 40। अब बनेगा 2 4 the 8 और 2 2 the 4। तो देखो कितना आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में 257 अपॉन 5 की पावर 1 2 3 4 और 2 की पावर 1 2 3। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने फैक्टर्स को बना लिए। इज इन द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, हाँ बिल्कुल उसी फॉर्म में ही है। वेयर m and n आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो पीछे किया था कि भाई डिवाइड मत करना, डायरेक्टली बताओ बिना डिवाइड करें। तो मैंने क्या कहा था, भाई 2 और 5 है तो ये तो कंफर्म है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो नीचे दोनों की पावर सेम कर दो। कैसे, 5 की पावर 4 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर तो 3 है, तो 2 की पावर 4 कैसे बनाऊं, एक 2 ऊपर और एक 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। करो 2 7 14 1 कैरी, 2 5 10 11 1 कैरी, 2 2 4 और 5। नीचे कितना हो गया 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब ये हो गया 514 अपॉन नीचे कितना हो गया 10 की पावर 4। इसे क्या लिख दूं 514 अपॉन 10,000। और अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा, 4 जीरो है ना, 1 2 3 और 4, एक जगह एक्स्ट्रा बच गई 0.0514। ये लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कह रहा राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। अब 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने का कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल आपको डिवीजन करना पड़ेगा जैसे आपने सीखा है। क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर में 7 लिखा है ना, तो कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता। ट्रिक तभी होता है जब डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या दोनों हो। तो चलिए 1/7 डिवाइड करते हैं जैसे हमने डिवीजन करना सीखा है। पॉइंट लगा के 0, 7 1 7, 3 आ गया, डेसिमल तो लगा हुआ है तो 0 हो गया, 7 4 28। अब कितना आ गया 2 आ गया, फिर 0, 7 2 14, कितना आ गया 6, फिर एक 0, 7 8 56। ठीक है, फिर 4 आ गया आपके पास, फिर एक 0, तो 7 5 35। अब फिर आ गया 5, फिर 0, 7 7 49। अब आप देख सकते हो कि किसी तरह का रिपीटिशन तो इसमें आ नहीं रहा और ये पूरा कट भी नहीं रहा। तो देखो कटा नहीं ना,
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही हो गया। तो देखो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 1.14287 और जो भी चलता चला जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो कुछ नहीं करो, 1/7 अपने पास आ रहा है 0.14287। अब मैंने डेसिमल के बाद तो काफी सारे डिजिट ले ली, तो मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लेता हूँ। तो चलो मैंने 3 डिजिट ले ली, तो 1/7 का वैल्यू कितना आ गया 0.142। अब ऐसे 2/7 का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कितना लिखूँ, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू ये 142, मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4, 2 4 द 8 और 2 1 द 2। ये लीजिए 0.284 आ गया। ऐसे ही 3/7 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, कैसे लिखूँ, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 का वैल्यू तो है 0.142, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 4/7, 5/7 जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि चेंज द फॉलोइंग इन p बाय q फॉर्म। मतलब मैं आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दूंगा और आपको उसको p बाय q की फॉर्म में चेंज करना है, और इसका एक और नाम भी इसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वही डेसिमल नंबर p बाय q की फॉर्म में चेंज हो सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिपीटिंग डेसिमल हो, या तो ये बार लग के आए या फिर पीछे डॉट 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 लग के आए। ठीक है, तभी आप इसे चेंज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेंगे। ठीक है, तरीका ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लगेगा। तो लेट x इज इक्वल टू 0.3 का बार। पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपका डेसिमल है उस टर्म से पहले होना चाहिए जो रिपीट कर रही है। रिपीट करने वाली टर्म कौन है, 3 है ना, तो 3 से पहले ही तो लिखा हुआ है, तो डेसिमल अपनी सही जगह पर है। अगर डेसिमल अपनी सही जगह पर है तो मेक इट इक्वेशन 1। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक ही टर्म रिपीट हो रहा है, कौन सा, 3 3 3 3 3 3 3। तो अगर एक टर्म रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। मान लो ऐसे लिखा होता 3 2 के ऊपर बार, तो 3 2 3 2 3 2 दो टर्म रिपीट हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। मान लीजिए 3 टर्म के ऊपर बार लगा होता, जैसे 636 और ऊपर बार, तो इसका मतलब हो गया 636 636 636 रिपीट हो रहा है, 3 टर्म रिपीट हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। तो ये लॉजिक है। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल टर्म रिपीट हो रहा है जो कि 3 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 इंटू 0.3 का बार, अब ये कितना हो गया, तो 10x ही रहा। और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पॉइंट खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.3 का बार हो जाएगा। और मेक इट इक्वेशन 2। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। ये रटे हुए स्टेप्स हैं। अब हर क्वेश्चन में मैं सेम ही लगाने वाला हूँ। देखना अगले क्वेश्चन करूंगा तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलएचएस में से एलएचएस माइनस करो, तो 10x माइनस का x, आरएचएस में से आरएचएस माइनस करो, 3.3 के बार में से 0.3 का बार माइनस कर दो, ये कितना आएगा 9x। और ये माइनस कैसे होगा, देखो 3.3 का बार माइनस क्या करना है 0.3 का बार, ये तो गया, कितना बच गया आपके पास 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3/9, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1/3। तो 0.3 बार का p बाय q रिप्रेजेंटेशन आया 1/3। क्वेश्चन हो गया। अगला पार्ट करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है 5.2 का बार। चेक कर लो जो आपका डेसिमल है वो रिपीट वाले टर्म से पहले है कि नहीं। हाँ 2 रिपीट हो रहा है ना, तो 2 से पहले ही लगा हुआ है डेसिमल आपका, तो बन गई बात, तो कुछ चेंज करना ही नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 5.2 का बार, क्योंकि पॉइंट अपनी सही जगह पर लगा हुआ है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्वेश्चन गया, अब अगला पार्ट क्या था कि भाई कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक ही टर्म रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 2, क्योंकि 2 के ऊपर बार लग रहा है ना। अगर एक ही टर्म रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दो हो रहे होते जो आगे वाले क्वेश्चन में होंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तीन रिपीट हो रहे होते तो बाय 1000 करता। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ये लीजिए, तो 10 इंटू 5.2 का बार, ये तो 10x ही आ जाएगा, और क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई है तो डेसिमल एक खिसक जाएगा, तो 5 तो अपनी जगह 2.2 का बार आ जाएगा जब डेसिमल खिसकेगा। मेक इट इक्वेशन 2। फिर क्या किया था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलएचएस में से एलएचएस माइनस करो, आरएचएस में से आरएचएस, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 52.2 का बार माइनस 5.2 का बार, तो 10x माइनस x इज 9x। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो 52.2 का बार माइनस करना है 5.2 का बार, तो ये तो कट गया, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 4, ये हो गया 47। व्हाट इज द p बाय q फॉर्म, ये हो गया आपका 47/9। तो 5.2 बार का p बाय q फॉर्म होता है 47/9। हो गया क्वेश्चन फिनिश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया इसका फोर्थ वाला, थर्ड वाला आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बार तो सिंगल डिजिट पे लग रहा है, लेकिन देखो डेसिमल क्या अपनी सही जगह पर है। मैंने क्या बताया था, जो डेसिमल है वो रिपीट वाले टर्म से पहले होना चाहिए। रिपीट तो है 7 कर रहा है, डेसिमल को तो एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ लाने के लिए क्या करूं भाई, एक डिजिट खिसकानी है ना, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जाके इक्वेशन 1 बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार, लेकिन 47 पर बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है। तो डेसिमल को सही जगह पर लाने के लिए पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी अपना डेसिमल रिपीट वाले टर्म से पहले आएगा और तभी उसको इक्वेशन 1 माना जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, देखो कितना आएगा, ये आएगा 10x इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4.7 बार। अब देखो डेसिमल अपनी उस जगह पर आ गया जिस जगह पर उसे होना चाहिए, मतलब रिपीट वाले टर्म से पहले। और जैसे ही वो रिपीट वाले टर्म से पहले आ जाए, मेक इट इक्वेशन 1। पीछे के जो हमने क्वेश्चन किए उसमें डेसिमल पहले से अपनी सही जगह पर दिया हुआ था, इसलिए ये 10 से मल्टीप्लाई वाला स्टेप वहां नहीं आया। अब इक्वेशन 1 के बाद क्या देखते हैं कि कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं। भाई रिपीट तो फिर से एक ही टर्म हो रहा है, 7 7 7 7 7, एक ही टर्म है ना 7 आपके पास, तो मल्टीप्लाइंग अगेन बोथ साइड बाय 10, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा देखो जरा, ये तो हो गया 100x आपका। अब 10 से तो एक खिसक जाएगा आपका डेसिमल, तो ये आएगा 47.7 का बार। मेक इट इक्वेशन 2। फिर भाई सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, घटाओ एलएचएस में से एलएचएस, तो 100x में से आपने माइनस किया 10x, और यहाँ पर 47.7 के बार में से माइनस किया आपने 4.7 बार, तो ये कितना आ गया, 100 माइनस 10 इज 90, और 47.7 के बार में से 4.7 बार माइनस करना है, तो कट गया, ये 3 और 4, ये हो गया 43। तो व्हाट इज द p बाय q फॉर्म, तो p बाय q फॉर्म आपके पास आया 43/90। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन। अब मैंने इसका 6 पार्ट लिख दिया है, चेक करो कि डेसिमल अपनी सही जगह पर है। हाँ रिपीट वाले टर्म से पहले है, लेकिन रिपीट कौन हो रहा है इस बार, 001, मतलब 3 टर्म रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डेसिमल तो रिपीट वाले से पहले ही है ना, मतलब पहला स्टेप उसने करके दिया है। आपको पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ मल्टीप्लाई करके डेसिमल को सही जगह पर नहीं लाना, तो क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और पूरे पर बार, क्योंकि डेसिमल सही जगह पर है, तो मेक इट इक्वेशन 1। अब मैं कहूं कि कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो जवाब है 3 टर्म रिपीट हो रहे हैं, 001 001 001, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, इसमें 3 जीरो होती है, 1000 के बाद 3 जीरो होती है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो 1000x ही रहेगा। अब यहाँ पर जो डेसिमल है वो 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा, तो 1.001 तो बार बार 001 ना लिखना पड़े, इसलिए फिर से बार लगा दिया। तो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मेक इट इक्वेशन 2। अब फिर वही तरीका, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करो, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो एलएचएस में से एलएचएस जाएगा, आरएचएस में से आरएचएस, तो 1000x में से जाएगा सिंगल x, और 1.001 बार में से माइनस होगा 0.001 बार, तो 1000 में से बन गया 999x इज इक्वल टू, और ये देखो 1.001 बार में से 0.001 बार माइनस करना है, कितना बचा, 1 ही बचेगा। तो कितना आएगा आपका p बाय q फॉर्म, ये आएगा 1/999, ये लीजिए हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में एक या एक से ज्यादा इर्रेशनल निकालने हो, तो कोशिश करो कि आप इन्हें डेसिमल फॉर्म में ले आओ। जैसे आप इसे डेसिमल फॉर्म में ले आओगे तो पैटर्न बनाना आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, 1/3 को डिवाइड करके देखता हूँ और कितना आएगा हमारा डेसिमल फॉर्म। पॉइंट लगा के 0 लगाया, 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 0 लग गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 3 9। बताओ आपको दिख रहा है कि कितना आएगा, 0.33333 आएगा, ध्यान से देखो जरा। तो 0.333, तो मैं इसको लिख दिया 0.3 का बार, एंड अब 1/2 को डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 0.5। अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। अब देखो इर्रेशनल नंबर का फॉर्म किस तरह से होगा। पहली बात तो ये कि 0.3 से बड़ा और 0.5 से छोटा आना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना। मतलब आप 0.2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 0.3333 लिखा है ना, तो 0.33 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0.5 से छोटा। और देखो मैंने किस तरह से बनाया, 0.404 004 004, फिर 4 टाइम्स 04 और डॉट 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 डॉट। अब एक चीज देखो,
क्या ये नंबर जो मैंने बनाया है वो 0.3 से बड़ा है? हाँ जी, 0.4 है ना, 0.3 से बड़ा ही है। और क्या 0.5 से छोटा है? हाँ, 0.5 से छोटा है। और क्या इर्रेशनल है? तो देखो इर्रेशनल का फॉर्म ऐसा ही होता है, 404 004 004 4 टाइम्स 04, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। कैसा? रिपीटेड पैटर्न, ऐसे डिफरेंट वाला पैटर्न बन रहा है। और बना के दिखा सकता हूँ, देखो 0.41 411 4111 4 4 टाइम्स 1 4 डॉट 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 डॉट। तो ऐसा भी एक पैटर्न बन सकता है। और देखो जरा 0.42 4 डबल 2 4 ट्रिपल 2 4 4 टाइम्स 2, कुछ इस तरह का पैटर्न भी बन सकता है। तो ये सारे के सारे फॉर्म इररेशनल नंबर हैं, जो सबके सब 0.333 से बड़े हैं लेकिन 0.5 से छोटे हैं। ये लीजिए, आपको तो कोई एक ही आंसर देना था, इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हो, या आप कोई और बनाना चाहो तो और बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। इसका बी पार्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिख दिया है, माइनस का 2/5 एंड 1/2 के बीच में फिर एक और इरेशनल नंबर देना है। तो तरीका वही, पहले डेसिमल में कर लो। तो देखो 2/5 का डेसिमल कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 और 5 4 जा 20, ये आ गया माइनस का 0.4 एंड 1/2 कितना होगा, फिर डिवाइड कर लो, 0.5 ही आएगा। अब इसके बीच में एक इरेशनल नंबर देना है, तो ध्यान रखना माइनस का 0.4 से बड़ा हो लेकिन 0.5 से छोटा हो। तो ध्यान रखो, मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं बना रहा, पॉजिटिव ही बनाऊंगा। क्यों भाई, 0.5 भी तो है, तो जीरो के बाद के नंबर बीच में ही आएंगे इसके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, देखो पॉइंट। अब अगर मैं जीरो के बाद का कोई भी नंबर लूंगा तो वो हमेशा 0.4 से बड़ा ही होगा, लेकिन 0.5 से छोटा ही रखूंगा। वो कैसे, देखो 0.1 01 001 001 4 टाइम्स 01 डॉट 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 डॉट। तो देखिए, ये जो मैंने पैटर्न बनाया है -0.4 से बड़ा है लेकिन 0.5 से छोटा है। और देखो और बनाता हूँ, 0.202 002 002 4 टाइम्स 02 डॉट 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 डॉट। ये लीजिए, एक और बन गया। आप और बना सकते हो 0.3 करके, 0.4 करके, बस 0.5 करके मत बनाना, क्योंकि वो फिर बड़ा हो जाएगा, 0.5 से छोटा बनेगा। चाहो तो एक नेगेटिव भी बना सकते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, 0.5 से छोटा रख लो, सारे पॉजिटिव नंबर बनेंगे, नेगेटिव साइड जाने का जरूरत ही नहीं है। तो ये लीजिए, आ गया ये वाला आंसर भी। चलिए, इसका सी पार्ट लिख दिया है, 0 और 0.1 के बीच में बनाना है। तो जरा 0 को देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.0 एंड 0.1। ठीक है, अब 0.0 से बड़ा हो लेकिन 0.1 से छोटा हो और इरेशनल भी हो। तो देखो बहुत आसान है, 0.01 001 001 4 टाइम्स 01 डॉट 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 डॉट। तो चेक कर लो, 0.01 तो इससे तो बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ 0.1 लिखा है तो पक्की बात है इससे छोटा है। ये लीजिए, बन गया। आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 और 3 के बीच में दो इरेशनल नंबर डालने हैं। 2 और 3 तो देखो दोनों के दोनों रैशनल हैं, तो बीच में इरेशनल कैसे डालें, बहुत आसान है, 2 से बड़ा रखना और 3 से छोटा रखना, और पैटर्न वही रखना जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में रखा था। वो कैसे, देखो 2.02 002 002 4 टाइम्स 02 डॉट 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 डॉट। तो ये देखो, ये जो मैंने पैटर्न बनाया है रैशनल नंबर का, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। और पैटर्न बना सकता हूँ, देखो 0.1 01 001 001 4 टाइम्स 01 डॉट 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 डॉट। चेक कर लो, ये नंबर फिर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो दो नंबर निकाल लेते हैं, निकाल लिए मैंने। आप पैटर्न और भी कोई बना सकते थे। ठीक है, तो आपका मर्जी है, बस ध्यान रखना कि 2 से ऊपर रखना, 3 से छोटा, और पैटर्न इस तरह का ही बनाना। ठीक है, फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4/9 एंड 7/11। सबसे पहले इरेशनल नंबर तभी इंसर्ट कर पाओगे जब इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास होगा। तो वही करते हैं, पहले 4/9 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं और 7/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो चलिए, पहले 4/9 डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ गया, पॉइंट के बाद 0 लग गया, तो 9 4 36, 4 बच गया, फिर पॉइंट तो लगा ही, तो 0 बार बार लग सकता है। तो 9 4 36, फिर वही 0 9 4 36। मतलब इसका पैटर्न किस तरह का बनना है, इसका पैटर्न बनना है 0.444444। तो मैंने क्या लिखा, 0.4 का बाद। अब ऐसे ही 7/11 चेक करते हैं कितना आएगा हमारे पास। तो 0 लग गया यहाँ पर, 11 6 66, ये बच गया 4, फिर 0 लग गया, 11 3 33, बच गया 7, 0 लग गया, 11 6 66, फिर बच गया 4, फिर 0 लग गया, 11 3 33। मतलब ये पैटर्न किस तरह का आ रहा है, 0.636363। तो लिख दिया मैंने
0.63 का होल बार। तो इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट होंगे, तो ध्यान रखना नंबर 0.44 से बड़ा रखना लेकिन 0.63 से छोटा रखना। तो मेक इट 0.5 से स्टार्ट करते हैं, तो 0.5 0.4 से तो बड़ा रहेगा और 0.6 से छोटा रहेगा, सबसे आसान तरीका है। तो देखो ना 0.5 05 005 0005 4 टाइम्स 05 डॉट 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 डॉट, ये लीजिए। एक और, क्योंकि दो बनाने हैं ना अपने को, 0.5 15 115 फिर 1115 फिर 4 टाइम्स 15 डॉट 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 डॉट, और बना सकते हो कैसे 0.5 25 225 225 डॉट 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 डॉट, बस बन गया पैटर्न आपका। मतलब ध्यान ये रखना है इस नंबर से बड़ा और इससे छोटा रखना है और इसी तरह के पैटर्न में बनाना है आपको, ठीक है। बन गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। मतलब आपको इन दोनों इररेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो देखो बहुत मजेदार ट्रिक है, आप क्या करो 2 और 3 पहले लिख लो। अब चेक करो इसके का बीच में कोई नंबर आ सकता है, भाई नंबर तो आएगा नहीं, 2 के बाद जस्ट 3 आता है। तो ये भी गारंटीड है कि नंबर डेसिमल में आएगा, लेकिन ऐसा नंबर लेना डेसिमल में जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2.25 लिख दूं, ठीक है, 2.25 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है 1.5, और देखो आंसर आया कि नहीं आया। भाई क्या करें, आपका तो दोनों नंबर रूट के अंदर है ना, तो सबका रूट ले लो इस तरह से, ठीक। अब ये √2 को यही रहने दो, इस √3 को यही रहने दो। चेक करो क्या 2.25 का स्क्वायर रूट है, मैंने आपको ये बताया था 1.5, और चेक कर लो क्या ये 1.5 इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.41 और √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो लॉजिक इस तरह से आया कि क्या 1.5 एक रैशनल नंबर है, तो जवाब है हाँ। और क्या ये 1.4 और 1.73 के बीच में है, तो ये भी जवाब है हाँ। देयरफॉर द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज 1.5। फिर समझ लो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस 2 और 3 को लिखा, क्योंकि इन पे तो मुझे रूट लगाना है, ये दोनों के दोनों इरेशनल हो जाएंगे। कोई ऐसा नंबर इनके बीच में पुट करूंगा, अब ये भी कंफर्म है कि डेसिमल में नंबर होगा, कि जिसका स्क्वायर रूट करने पर एक रैशनल आ जाए। तो 2 और 3 के बीच में जो नंबर है वो है 2.25, जिसका स्क्वायर रूट करने पर 1.5 आ सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2.25 लिख दिया। अगर आपको लगता है कि भैया एक नंबर और है इसके बीच में जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, तो वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन सब पे रूट लगा दिया, क्योंकि आपको तो वैल्यू √2 और √3 के बीच की चाहिए थी ना। तो अब ये यही रहने दो, इसको यही लिखा रहने दो। अब ये क्या रूट से बाहर आएगा, हाँ भाई इसका आंसर क्या होता है 1.5 होता है। तो क्या 1.5 एक रैशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रूट नहीं लगा हुआ। तो रैशनल भी है और √2 और √3 के बीच में भी है। ये लीजिए 1.5 एक ऐसा नंबर है रैशनल जो कि √2 और √3 के बीच में लाई करता है। हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन 15 कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2√3 और √15। सबसे पहले इनका स्क्वायर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर क्या बनता है स्क्वायर के बाद। तो स्क्वायर करो इसका, तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3 12 और √15 का स्क्वायर हो जाएगा 15। तो चेक करो कि 12 और 15 के बीच में कौन कौन से नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं। 13 किया जा सकता है और 14 किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है जब मैं होल पर रूट दूंगा सब में इस तरह से, तो 12 और √15 के बीच में चाहिए होगा। तो √13 और √14 दोनों की दोनों इरेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों पे रूट जा नहीं सकता। तो ये तो कंफर्म है कि ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। तो कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिस पर रूट लग जाए तो रूट गायब हो जाए। तो चेक करो 12 और 15 के बीच में ऐसे कौन से नंबर होंगे। सबसे पहला है 12.25 और दूसरा है 12.96, क्योंकि दोनों के डायरेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद है। इसका स्क्वायर रूट 3.5 होता है और इसका स्क्वायर रूट 3.6 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई और दो नंबर आ गए तो ठीक है, इसमें कोई तरीका नहीं है, ये तो जज आपको करना ही पड़ेगा कि कौन से नंबरों का स्क्वायर रूट हो सकता है। और पक्की बात है दो नंबरों के बीच में वो दो डेसिमल नंबर ही होंगे हमेशा। अब देखो सब पे रूट कर दो। तो सबसे पहले आपका √12, ये √12 आपका 2√3 है और ये √15। अब इसके बीच में दो रैशनल नंबर चाहिए इसको रूट नहीं होते, तो इसका आंसर हो गया 3.5 और इसका आंसर हो गया 3.6। तो वो दो नंबर कौन से हैं रैशनल नंबर जो √12 और √15 के बीच में। आप √12 को चाहो तो यहाँ पर 2√3 भी लिख सकते हो, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो वो दो नंबर्स हैं 3.5 और 3.6, दोनों के दोनों रैशनल है और दोनों ही √12 और √15 के बीच में लाई कर रहे हैं। हो गया क्वेश्चन फिनिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है 16th क्वेश्चन, फाइंड द इररेशनल नंबर बिटवीन √5 और √7। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको नंबर कैसा चाहिए इररेशनल चाहिए, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका रूट ना जाता हो। तो देखो सबसे पहले 5 और 7 लिख लो।
अब चेक करो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, 6 आता है, और तीनों पे आप क्या कर दो, रूट कर दो। ठीक है, तो आपको रूट 5 और रूट 7 के बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पर रूट ना गायब हो, तो रूट 6 का रूट नहीं गायब होगा, तो रूट 6 ही वो इरेशनल नंबर है जो रूट 5 और रूट 7 के बीच में लाई करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर रैशनल नंबर पूछा गया होता तो रूट 6 आपका आंसर नहीं होता, आपको 5 के बाद एक ऐसा डेसिमल नंबर ढूंढना पड़ता जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये लीजिए हमारा आंसर हो गया रूट 6। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 और रूट 7। ध्यान रखना, फिर से इरेशनल चाहिए, इरेशनल वो होते हैं जिसका रूट नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 7 लिख दो, चेक करो उसके बीच में कौन कौन से डिजिट आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। चलिए सब पे रूट कर देते हैं, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 और रूट 7। अब चेक करो कौन कौन से ऐसे नंबर इनके रूट हट सकते हैं। भाई रूट 4 का रूट हट सकता है क्योंकि 2 लिख दिया जाएगा, अब ना ही रूट 5 का रूट हटेगा और ना ही रूट 6 का रूट हटेगा, तो रूट 3 और रूट 7 के बीच में दो इरेशनल नंबर कौन कौन हो गए, वो दो इरेशनल नंबर हो गए रूट 5 और रूट 6। तो ये लीजिए एक्सरसाइज पूरी हुई और आज का लेक्चर फिनिश हुआ।